हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना टेरिडोफाइट का लेक्चर लेके आए हैं और इससे पहले हमने ब्रायोफाइट कर लिया था, एल्गी कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो आज हमें करना है टेरिडोफाइट को। तो टेरिडोफाइट को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक दो चीज़ याद दिलाना चाहूँगा जो आपने पढ़ा भी होगा। चाहो तो रिवाइज करके आना तो ये चीज़ें समझ आएंगी। तो आपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा होगा कि गेमिटोफाइट तक, मतलब ब्रायोफाइट तक आपकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। गेमिटोफाइट याद है ना, जिसको आप बोलते थे हैप्लॉइड बॉडी होती थी, मेन प्लांट बॉडी। अरे जब हम देख रहे थे तो ये चीज़ें याद होंगी आपको कि एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था। तो मैंने ये सब चीज़ बताई थी कि ब्रायोफाइट तक कैसी होती है मेन प्लांट बॉडी आपकी। मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड थी, जिसको आप क्या बोल रहे थे, गेमिटोफाइट। और इसके आगे से बाकी सब कैसा था मेन प्लांट बॉडी। ये मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, डिप्लॉइड थी, जिसको आप स्पोरोफाइट भी कह रहे थे। यही तो था। क्या ये सब याद है कुछ चीज़ें? ठीक है, रिलेट हो रही हैं क्या ये चीज़ें? कहीं ना कहीं अभी आगे रिलेट भी होंगी, तो ये ध्यान रखना ज़रा सा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें टेरिडोफाइट में पढ़ना क्या है। कुछ ज़रा सी बेसिक सी डिटेल ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहली तो हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे ही होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैंने बताई थी कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ से बनने शुरू हुए थे। आपने देखा था ब्रायोफाइट में तो कोई ज़रूरत थी नहीं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब इन्हें प्रॉपर तो कंडक्शन की ज़रूरत थी ही नहीं। पानी में सारा रिप्रोडक्शन अपना कर लेते थे, पानी के जस्ट एकदम करीब रहते थे। हालांकि टेरिडोफाइट भी बहुत दूर नहीं रहते थे, हाँ थोड़ा बहुत करीब रहते थे कि कभी ज़रूरत पड़ी पानी की रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए तो हम नीड ले लें, लेकिन एज सच ब्रायोफाइट जितना करीब नहीं रहते थे। तो इनके बारे में एक दो बात हम लिख लेते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग तो है ही है। दूसरी बात, क्या ये वैस्कुलर है? बिल्कुल है। वैस्कुलर मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों हो। ठीक है। क्या ये सीड बियरिंग है? अभी इनमें सीड नहीं बनेंगे, सीड तो आपके जिम्नोस्पर्म में बनेंगे, तो हम इसको सीडलेस प्लांट बोल सकते हैं। तो अभी ये सीडलेस प्लांट्स हैं और इनमें आपको अब जाके ट्रू आपकी रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलेगी। ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ देखने को मिलेगी किसमें, आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो इनमें तो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिल रही थी, बल्कि ब्रायोफाइट में नहीं मिल रही थी। हाँ ये थोड़े थोड़े डेवलप होने शुरू हो गए थे तो प्रॉपर देखना शुरू हो गए थे इनमें कि हाँ क्या क्या चीज़ें थी। क्या इनका हैबिटाट देख लें कि ये कहाँ पाए जाएंगे? बिल्कुल देख लेते हैं, आ जाओ। ये पाए कहाँ पर जाएंगे? वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट पाया जा रहे थे, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। कूल मतलब ठंडी जगहों पर, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ये सारी जगह पर ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये हम जान रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा था, ये तो हमने देख लिया, इनमें ट्रू रूट, स्टेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनकी मेन प्लांट बॉडी, ये भी ध्यान रखना कि स्पोरोफाइट होती है, कि मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है, मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोर को धारण करने वाला, स्पोर बियर करने वाला स्पोरोफाइट, जो स्पोर को जन्म देगा। और स्पोरोफाइट होता कैसा है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, ये हम जान रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर किस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इनके बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब ये कैसे देखने को मिलेंगे। इनका स्टेम होगा, हमें पता है स्टेम है, रूट है, लीफ है, सारी चीज़ें हैं। लीफ के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, बट हाँ इनमें ये आप देख सकते हो, लीफलेट इनमें कंपाउंड लीफ ये सब टाइप की पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रा सा ध्यान रखना है। कंपाउंड लीफ आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में, तो यहाँ पे उसके डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बस ये जानो कंपाउंड लीफ अभी मैं बताऊँगा होता क्या है। एक तरह की यहाँ पे जो यूज़ करी गई है लीफ,
कि जैसे अभी समझाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लीफ जो होती थी, समझ लो वो नीम की पत्ती आपने देखी है जिनमें ऐसे लीफ के छोटे छोटे लीफलेट्स होते थे, ये ध्यान है क्या? जैसा लगता था कि एक लीफ के अंदर कई सारी लीव्स हैं, कुछ इस तरह की, याद है कुछ? नीम ऊम की पत्तियों में ऐसा होता है, तो वो सब कंपाउंड लीफ है, इसके बारे में भी देखेंगे। बट उससे पहले ज़रा सा इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात मैं कर ले रहा हूँ कि कैसा इनमें रूट, स्टेम और लीफ कैसा कैसा होता था। देखो, रूट इनमें कैसा होगा, स्टेम इनमें कैसा होगा, और लीफ तो हमने देख ही ली, ठीक है? लीफ भी मतलब होती है कंपाउंड लीफ होगी। रूट इनमें ध्यान रखना, इसमें फाइब्रस रूट होगा, फाइब्रस रूट कह लो या फिर एडवेंटिशियस रूट कह लो। मतलब जैसा कि आप देखोगे, ये आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, तो यहाँ पे ऐसी ही रूट पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि फाइब्रस कह लो या फिर आप इसी को एडवेंटिशियस रूट कह लो, ठीक है? जस्ट कुछ बेसिक सी बातें, इन सब का कोई नीड नहीं है, बस ऐसे समझो कि ऐसे कुछ होती है फाइब्रस रूट, ठीक है? ये आपकी फाइब्रस रूट होती है। स्टेम इनके केस में किस तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का मेन आप देख सकते हो यहाँ पे। एक आपका होगा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब कैसा होता है, बताया था पिछले लेक्चर में। मतलब जब कोई चीज़ ऐसे प्रॉपर इस अवस्था में हो, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, कुछ इस तरीके से ग्रो कर रही हो, उसको आप क्या बोलोगे? प्रोस्टेट बोलोगे। दूसरा आपका कैसा हो सकता है? इरेक्ट हो सकता है, मतलब एकदम सीधा स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। तीसरा, या तो ये अंडरग्राउंड हो सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी आप देखने को मिलेगी आपको मॉर्फोलॉजी में। राइजोम आइजोम की बात करोगे, अदरक, ये सब फैमिली। हालांकि अदरक इसमें मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। राइजोम मतलब होता क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसको बनाने की कोशिश करें, कैसा होता है? प्रोस्टेट आप ऐसा समझ सकते हो कि ये इनकी थी क्या, रूट्स थी मान लो, ठीक है? नीचे ये सॉइल पार्टिकल्स थे, रूट था, और ये कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहे थे, जिसको आप क्या कह रहे हो? प्रोस्टेट कह रहे हो। और इनमें कुछ इस तरीके से आपकी नोड, इंटरनोड ऐसा है। और इसी में मैं लीफ बना दूं, ग्रीन कलर तो है नहीं, रेड कलर से बना दे रहा हूँ। कुछ ऐसे आपकी इसमें लीफ आपको देखने को मिलेगी, और छोटी छोटी है काफ़ी, ऐसा लगता है ना एकदम इसी में घुस घुस के बनी हुई है, कॉम्पैक्ट सी लग रही है, ठीक है? ये आपका किस केस में देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सिलेजिनेला में। ये क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम्पल्स ही हैं आपके टेरिडोफाइट के, वो आगे हम देखेंगे भी। ये आपके सिलेजिनेला में पाया जाता है, एक तरह का प्लांट होता है आपका सिलेजिनेला, जिसको आप संजीवनी बूटी भी कह सकते हो। रामायण में था ना, हनुमान जी गए थे, पहाड़ी उठा लाए थे वो, तो ये संजीवनी बूटी की बात है, ये संजीवनी बूटी है। दूसरा, इरेक्ट। कैसे इरेक्ट पोजीशन में हो सकता है? ये समझ लो ऐसा है, ये रहा फाइब्रेट्स, फाइबर वाला रूट, और ये आपका क्या है? मिट्टी उट्टी है, यहाँ से कुछ ही ऐसे इरेक्ट पोजीशन में ग्रो करता नज़र आएगा। और ये सब आपकी क्या है? नोड, इंटरनोड, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं कुछ ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये गलती से भी धोखे में मत आना कि ये लीव्स हैं, ये इनकी ब्रांचेस हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी प्रॉपर दिया है कि ये इनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है? और लीफ होंगी कहाँ वैसे? इनकी लीफ इन्हीं सब पे होंगी सारी जगह, बस बना दे रहा हूँ 2-3 जगह, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ये भी ऐसे लग रहा है ना, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एक ही जगह पर ऐसे लीफ ऐसे लग रहा है घुसा घुसा के बना दी गई है। ये मैं वर्ड बार बार कॉम्पैक्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अभी समझाऊंगा भी ये वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस केस का आपका कहाँ नज़र आएगा? ये आपको नज़र आएगा इक्विसिटम में। इक्विसिटम, जिसको आप प्यार से हॉर्स टेल भी कहते हो। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ, बिल्कुल वही समझो। ये बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसा ही है, आप इसको ऐसे उल्टा कर दो तो घोड़े की पूंछ जैसा दिखेगा।
कि मतलब कुछ ऐसे ऐसे और नीचे लास्ट में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे हॉर्स टेल होता है कुछ इस तरीके से वो बताऊंगा इसको। आप स्ट्रोबिलाई के केस में भी ये सब वर्ड लिखा है, कौन से स्ट्रोबिलाई, ये रिलेट करूंगा बाद में, ठीक है। ये आपका इक्विसिटम जो देखने को मिलेगा। तीसरे तरीके का आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड वाले में। मान लो ये आपका क्या है, ये आपने बनाया क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। ये आपने अंडरग्राउंड स्टेम बनाया, राइजोमाइजोम बना दिया, मान लो जो भी है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम आपने बनाया। अब ऊपर आप जो बनाओगे, ये अब आप बनाओगे लीफ, और मैं ये बना रहा हूँ काफ़ी बड़ी सी लीफ। अब ये लीफ इतनी बड़ी बना क्यों रहा हूँ, रीज़न है वो मैं रीज़न समझाऊंगा। इन छोटी छोटी लीफ को कहते हैं माइक्रो, मतलब छोटे, ये होते हैं माइक्रोफिल्स। जैसे छोटी छोटी लीफ को मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स, उसी से रिलेटेड समझो। ये छोटी लीफ है, ये माइक्रोफिल्स हैं, और ये जो बड़ी लीफ है इसको मैं बोलता हूँ मैक्रोफिल। क्यों बड़ी लीफ को मैक्रोफिल बोल रहा हूँ, इसी के अंदर आपके आएंगे कुछ लीफलेट्स, जैसे अभी बताया था लीफलेट्स कि कुछ ऐसे होंगे लीफ जो बड़े बड़े ऐसे नज़र आएंगे। धीरे धीरे ऊपर जाने पे ये छोटे छोटे दिखेंगे, हालांकि उतने ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आप चाहो तो मेरे साथ साथ में बना सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से था। क्या अब ये लीफलेट्स नज़र आ रही हैं, अब ये लीफलेट्स नज़र आ रही हैं। मैं इसी को क्या बोल रहा हूँ पता है, ये जो आपकी है, मान लो ये मैंने कोई एक लीफ उठा ली, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पोरोफिल कह रहा हूँ। इसी को मैं स्पोरोफिल कह रहा हूँ, जो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रही है। अब स्पोरोफिल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्पोर कंटेन करेगी। स्पोर कंटेन कैसे करेगी वो जस्ट इसके आगे थोड़ा सा बताता हूँ, चाहो तो एक बार ये नोट डाउन कर लो। लीफ के बारे में बताएं, इनमें कंपाउंड लीफ ये सब टाइप की प्रेजेंट हो सकती है। अब हमें थोड़ा सा इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में जाना है कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। मैं इनमें से आपका ये एग्जांपल लूँगा। ये वाला आपका पाया जाता है कहाँ पर, ये है आपके फर्न्स में पाया जाता है। फर्न्स कह लो या ड्रायोप्टेरिस कह लो, ड्रायोप्टेरिस, फर्न्स कह लो या ड्रायोप्टेरिस कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये फर्न्स के केस में पाया जाता है, तो हमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन इसके केस पे पढ़ने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक। चलें आगे, बताओ। आप लोग तो पॉज करके लिख लोगे। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का पार्ट इसमें देखते हैं, कैसा होगा रिप्रोडक्शन का इसमें केस, वो सारा केस समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। फोकस थोड़ा सा बना के रखना, चीज़ें थोड़ी समझ आ जाएंगी, है ना। देखना, रिप्रोडक्शन का पार्ट इनका यहाँ पे समझा रहा हूँ। डायरेक्टली हेडिंग यहाँ पे कोने में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम रिप्रोडक्शन इसमें देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने लिया किसको है, एग्जाम्पल्स में मैंने फर्न्स को ले लिया है, फर्न्स को ले लिया है। वैसे ओवरऑल पूरे हम टेरिडोफाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट समझाने के लिए मैंने फर्न्स को ले लिया। फर्न्स कैसे थे ज़रा बता सकते हो आप? क्या ये कुछ ऐसे इनका ये था और ये अंडरग्राउंड ऐसे स्टेम थी, ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे कुछ होंगे, और ऊपर की तरफ आपका ऐसे ही बना दे रहा हूँ। अभी बताया था बना के ये चीज़ कि इसमें ऐसे लीफलेट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं,
अभी ये चीज़ें क्लियर हुई थी ना। आप थोड़ा बड़े में बना लेना तो ये चीज़ें समझ और आ जाएंगी आपको, ठीक है। ऊपर और छोटी छोटी लीव्स हो जाएंगी, ऐसे डॉट डॉट ही बना दे रहा हूँ, देखना। अब यहाँ से मैं कोई एक लीफ को मान लो मैं उठा रहा हूँ, ये मान लो मैंने बाहर निकाली, तो ये कुछ ऐसी नज़र आई मुझे। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, है ना, ताकि क्लियर नज़र आ जाए। देखो ये हुआ। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि ये मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है, तो ये कैसी है, गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? क्या ये स्पोरोफाइट है? और स्पोरोफाइट है तो क्या ये 2n स्टेज में है अभी? बिल्कुल है। यहाँ पे देखना ज़रा, इसी लीफ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ज़रा सा ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूँ कि समझ लो ये समझ लो लीफ है, ठीक है। ये लीफ के ऊपर का सरफेस है जिसको आप क्या बोल रहे हो, अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे का सरफेस है जिसको आप क्या बोल रहे हो, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये लीफ को जब मैं ऐसे बीच में से काटूंगा, ऐसे बीच में से काटूंगा, ठीक है, तो आपको फ्रंट का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? लोअर साइड पे कोई भी चीज़ होगी तो नज़र आएगी, तो बस वही इमेजिन करना कि लोअर साइड पे मैं कुछ अभी बनाने जा रहा हूँ तो वो कैसे नज़र आएगी। ये यहाँ पे नीचे ऐसे लोअर साइड पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस साइड भी होंगे, ऐसे ढेर सारे होंगे। अब मैंने किया क्या, इसको बीच से डायरेक्टली कट कर दिया। कट करने के बाद मुझे ये नज़र कैसा आएगा? इस लीफ को ही तो आप क्या बोल रहे थे, स्पोरोफिल कह रहे थे। स्पोरोफिल इसी को तो आप कह रहे थे जो स्पोर बियर करेगा। अब जब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कट करूँगा तो मुझे कैसा दिखेगा? एक ऊपर की लेयर नज़र आएगी जिसको आप अपर एपिडर्मिस का नाम दे रहे हो, और एक ऐसे नीचे की लेयर नज़र आएगी जिसको आप लोअर एपिडर्मिस का नाम दे रहे हो। ये कैसी है? अपर एपिडर्मिस, ये पढ़ोगे भी, एनाटॉमी में भी पढ़ाऊंगा। और ये कैसा है? लोअर एपिडर्मिस। और बीच में कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जिन लोगों को पता हो, मीजोफिल सेल्स या प्लांट की सेल समझ लो। और यहीं पर नीचे अब आपका ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। कैसा? ये कुछ ऐसे डंडी प्रेजेंट है और यहीं पे आपके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और ये आपका कवर होगा पूरा कुछ ऐसे। एक बनाया, होते काफ़ी, ठीक है, जैसे एक बना दिया है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? यही आपके कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने बनाया ना गोल गोल, ये ऐसे है ना, गधे जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हनुमान जी का गधा होता था। तो ये गधे जैसा स्ट्रक्चर है क्या? यही आपका क्या है? स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, इसके शब्द से ही पता चल रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये स्पोर को जन्म देने की कोशिश करेगा। आओ ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के बताऊं, ब्लू कलर में ही बता दे रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ और ये इनका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इनके बाहर तो ऐसे ढेर सारी ऐसे सेल समझ लो होंगी, खूब सारी ऐसे, ठीक है। और इन सेल्स में ये सेल्स थिक वॉल्ड होंगे, मतलब इनकी दीवार काफ़ी मोटी मोटी होगी। कैसे थिक वॉल? ऐसे समझ सकते हो कि काफ़ी थिक वॉल होगी चारों तरफ से, ऐसे काफ़ी थिक वॉल्ड होंगी ये चारों तरफ से, ये सारी सेल्स। बट मैं बीच में कुछ ऐसी सेल्स छोड़ूंगा जो थिक वॉल्ड नहीं होंगी। देखना ज़रा, मैं सारी सेल्स को तो मैं थिक वॉल्ड कर रहा हूँ, सिवाय कुछ सेल्स को। यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को थिक वॉल्ड नहीं कर रहा हूँ,
और ये पूरा ऐसे समझ लो कवर्ड है, ठीक है, थिक वॉल्ड है ये पूरे। बाकी भी सेल्स हैं लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर आपके और भी ऐसे सेल्स बनी होंगी, ठीक है। अब इन सेल्स को आप ध्यान से देखना, ये सारी सेल्स अभी क्या ये उसी स्ट्रक्चर में, तो क्या ये 2n अभी होगी, ठीक है। और इन्हीं सेल्स को आप क्या बोलते हो, स्पोर की मम्मी, मतलब स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। यही क्या है, स्पोर मदर सेल, जो कि क्या है अभी 2n है। यही बाद में क्या करेगी, ये मियोसिस करेगी। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। और हमें भी पता है ये जब मियोसिस करेगी तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी, जो कि हमने मियोसिस में पढ़ रखा होगा। तो जब ये मियोसिस करेगी, मियोसिस हुआ, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो भी सब इक्वल है, कुछ अलग अलग स्पोर नहीं है। तो ये क्या है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। कहाँ पर बन रहे हैं ये स्पोर, ये सारे स्पोर इसके अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे स्पोर्स बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी। फिर जब थोड़ी सी फेवरेबल इनकी कंडीशन आएगी कि हाँ अब स्पोर का इनका बाहर निकलना अब टाइम आ गया, अब रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया, तो इन केसेस में होगा कि ये जो बाहर बाहर वाली सेल्स आपको दिख रही है ना, ये मॉइस्चर जब इनका ये लॉस होगा, जब ये वाटर का लॉस करेंगे चारों तरफ से, जब ये पानी का लॉस होगा चारों तरफ से, ठीक है, तो होता क्या है, देखो जब पानी का लॉस होता है, ठीक है, कोई सेल है पानी का लॉस करेगी, पिचक जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी। तो अगर एक एक सेल ऐसे ऐसे पिचकती चली गई, पिचकती चली गई, पिचकती चली गई, सब पिचक रही है, ठीक है, तो होगा क्या, जो थिक वॉल्ड है, जो मजबूत दीवार वाली है, ये सब पिचकते पिचकते क्या करेगी, ये एक तरफ से ऐसे पिचकना शुरू होगी, मतलब ये किनारे किनारे से पिचकना शुरू होगी, यहाँ सबसे पूरा पिचकने लगेगी। तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से पिचकना शुरू होगी, श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, और श्रिंक होते होते ओवरऑल इसे धीरे धीरे रप्चर करना शुरू कर देगी। इसे धीरे धीरे क्या होगा, रप्चर करना शुरू कर देगी। जब उसके तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, रप्चर होना शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आसान वे में बनाने की कोशिश करता हूँ, देखना। जब ये रप्चर होगा तो क्या ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये मान लो इसके अंदर ऐसे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए थे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ से बने, यही जो स्पोर मदर सेल थी ये डिवाइड करके क्या बने, स्पोर्स बनाए। इनमें से कोई एक सेल ही ऐसा करेगी, ठीक है, तो ये डिवाइड करी और स्पोर बनाए, यहाँ पे स्पोर बने, और ये स्पोर्स उस श्रिंक होने की वजह से, यही स्पोर्स तो ऐसे बाहर आ गए थे, ये स्पोर बाहर आ गया था, फिर यही तो था आपका वो स्ट्रक्चर, ये जो आपने देखा था वही था। अब ये स्पोर बाहर आए, हैप्लॉइड थे, इन स्पोर में होगा क्या, माइटोसिस होगी, मतलब इक्वल डिवीजन होगा, बराबर से डिवीजन होगा, जैसे ह्यूमंस में होता था, जाइगोट बनता था, फिर सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब इक्वल डिवीजन हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी समझो कि अभी इनका स्पोर बना है तो ये माइटोसिस करेंगे, मतलब इक्वल डिवीजन करेंगे, जहाँ क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, मतलब ये जो आधा n है ये और आधा नहीं होने वाला है, वही है अभी। तो जब ये डिवीजन करते जाएंगे तो होगा क्या, क्या ये ढेर सारे सेल्स का मास बनाएंगे, और उस ढेर सारे सेल्स के मास को मैं किसी एक स्ट्रक्चर में ऐसे बंद कर दूं। ढेर सारे सेल्स का ये मास बनाएंगे, ठीक है, इन्हीं ढेर सारे सेल्स का जो ये मास बनाएंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर अभी कैसा है, ये हैप्लॉइड है अभी। इसको आप क्या बोलते हो, ये जो बना ये आपका है प्रोथैलस। थैलस मतलब होता है थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना कर पाओ, अंतर ही बता ना पाओ, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोथैलस बॉडी बोलते हो। अब देखो एक तरह के स्पोर बने जिनने प्रोथैलस को जन्म दिया। प्रोथैलस क्या है, ये ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ये प्रोथैलस आपका ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा,
सिंथेटिक होगा। और यही ग्रीन फोटोसिंथेटिक को ही आप क्या बोलते हो, गैमीटोफाइट बोलोगे। मतलब ये फूड बना सकेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो ये फूड बना सकेगा, यहीं पे इनके होगा क्या, इनके इसी के अंदर आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंथ्रीडियम, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंथ्रीडियम। और दूसरी तरफ इनके यहाँ पर क्या बनेंगे, आर्चिगोनियम। यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, समझ लो आर्चिगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होंगे। क्या इनको थोड़ा बाहर निकाल के बना दूं, आओ देखो बना लेते हैं। इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाता हूँ। देखो ये आपका क्या था, एंथ्रीडियम था। एंथ्रीडियम में ही आपके एंथीरोजॉइड्स बनेंगे ऐसे मल्टीफ्लैजिलेटेड वाले। ये आपका क्या था, ये आपका एंथ्रीडियम था। और एंथ्रीडियम क्या होता है, ये तो हैप्लॉइड है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, और ये बनाएगा क्या, ये अपने अंदर बना रहा है क्या, ये बना रहा है एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स जो कि मेल स्पोर है। दूसरी तरफ ये क्या बना रहे हैं, ये फ्लास्क शेप, ये क्या है, आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम है। और आर्चिगोनियम क्या है, ये भी तो हैप्लॉइड है ना, और ये फीमेल वाला पार्ट है। और ये क्या बनाएंगे, ये एग बना रहे हैं, ये आपके एग बना रहे हैं। अब ध्यान दोगे ज़रा कि इनका इनका एंथ्रीडियम वाला, ये इनका एंथ्रोजॉइड्स कैसा था, ये ऐसे मल्टीफ्लैजिलेटेड था। और इनका क्या है, एग है। ये जब आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा क्या, तब बनेगा आपका जाइगोट। और ये जाइगोट आपका 2n स्टेज का होगा। एंड ये जाइगोट में दोबारा से क्या होगी, माइटोसिस, माइटोसिस होगी। और ये सारी कहानी ध्यान रखना, ये इसी प्रोथैलस के अंदर ही हो रही है। जब ये प्रोथैलस ये सब बना तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है इनको। यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहो तो नोट करके यही बीच में ही लिख लो, या तो जगह नहीं है, कि ये प्रोसेस होने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो जब भी इनको फर्टिलाइजेशन करना होगा तो ये पानी के वजह से ही इनके गैमेट्स मूव करके जाएंगे। इनके पास फ्लैजिला है तो ये मूव करते हुए आर्चिगोनियम के माउथ के पास जाएंगे और फर्टिलाइज कर देंगे, तब बाकी का प्रोसेस इनका आगे का होगा। तो मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो आपके टेरिडोफाइट थे तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम हर जगह पाए जाएंगे। तो यही आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्टेड नैरो जोग्राफिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी का किनारा हो सकता है, जहाँ पर थोड़ी ठंडी जगह पर है, तो ये उस जगहों पर ही पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये हर जगह पाए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना कि ये उस जगह पर पाए जा रहे हैं क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर जब हम इसकी माइटोसिस करेंगे जाइगोट की, तो बनेगा क्या, ये आपका वही प्रोथैलस है। मैं दोबारा एक बार बना दे रहा हूँ जस्ट कि आपको ये रहे कि ये प्रोथैलस अभी भी वही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये उसी प्रोथैलस में आपका ये वाला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर किस में बदल गया, आपका ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर समझ लो, अब ये रूट और ये धीरे धीरे ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अब यंग प्लांट में बदल गया, जिसको आप क्या बोल रहे हो, यंग
प्लांट। और ये यंग प्लांट कैसा है, ये डिप्लॉयड ही है। और ये प्रोथैलस कैसा है, ये हैप्लॉयड है अभी। और ये जो यंग प्लांट है ये ग्रोथ करना शुरू करता है, ये तब तक न्यूट्रिशन लेता है अपने इस गैमेटोफाइट से जब तक इसके पास ये लीफ और ये सारी चीज़ें नहीं आ जाती। जब इसके पास लीफ आ जाती है, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, तो इस प्रोथैलस से ये न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेता है। इस प्रोसेस के बाद ये अगेन दोबारा माइटोसिस करेगा और वापस से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये सारी कहानी हमें समझ आई हो कहाँ पर रही है, इनके इसी लीफलेट के अंदर हो रही है। तो ये बात यहाँ पे समझ आ रही है कि नहीं, कि इनके लीफलेट के अंदर ही ये सारी कहानी हो रही होती है। ठीक है, दो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात कि इनका जो प्रोथैलस होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा, ये इनका क्या है, गेमेटोफाइट है। ठीक है, और एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस क्या होते हैं, मोस्टली आपके जितने भी, लगभग आप समझ लो जितने भी आपके टेरिडोफाइट होते हैं ये सब होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब सिंपल यही होता है कि एक तरीके के स्पोर बने हैं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दो एक्सेप्शन है जिसमें कहा गया है हेट्रोस्पोरस कंडीशन, वो अभी समझाऊंगा। होमोस्पोरस का मतलब होता है स्पोर एक तरह का बना जिसने एक ही प्रोथैलस को जन्म दिया और इसमें मेल एंड फीमेल थे और इसी के ऊपर आपका प्लांट वगैरह बन रहा था। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होगा, ये जो स्पोर इसमें बनेंगे ना, ये दो तरीके के बनेंगे। एक स्पोर बनेगा जो ये प्रोथैलस है उसमें सिर्फ मेल वाला बनेगा और दूसरा प्रोथैलस बनेगा जिसमें सिर्फ फीमेल वाला बनेगा। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से डिफरेंट प्रोथैलस बनेंगे, तो उसको आप बोलते हो हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ये आपका कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा साल्विनिया में और सिलेजिनेला में। ये दो जगह एक्सेप्शन है, ये पाया जाएगा। और वही हेट्रोस्पोरस कंडीशन अभी समझाऊंगा कि कैसे हो रहा था कि आपका सीड मतलब प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट वाला कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे वो कैसे समझ आ रहा है। ठीक है, क्या ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा एक लाइन यहीं पे ऐड करा के मैं लिख देता हूँ कि आप चाहो तो लिख लो, कि यहीं पे लिख दूँ क्या, आ जाओ नोट करके यहीं लिख दो कि मोस्ट टेरिडोफाइट्स have homosporous condition except किसको छोड़ के, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के लगभग सब में होमोस्पोरस कंडीशन होती है। मतलब साल्विनिया और सिलेजिनेला में कैसा होगा, हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगा। आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन वाला क्या होता है। आ जाओ थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। हेट्रोस्पोरस वाला हल्का सा ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो हेट्रोस्पोरस कंडीशन किस में थी, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में। तो यहाँ पे देख लें, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, इनमें क्या थी, हेट्रोस्पोरस थी। हेट्रोस्पोरस। अब ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। मतलब दो तरीके के स्पोर बनेंगे, प्रोसेस सारा सब सेम है,
स्पोर दो तरीके के बनेंगे। कैसे? एक स्पोर बनेगा छोटा, जिसको आप बोलोगे माइक्रो, मतलब माइक्रो स्पोर बनेगा, और छोटा मूव कर रहा था, याद है कुछ ऊगेमस कंडीशन, हालांकि यहाँ डायरेक्ट वो चीज़ नहीं है। और एक आपका बनेगा लार्ज, और लार्ज क्या होगा? फीमेल, जिसको आप बोलोगे मेगा स्पोर। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ को आप लिखोगे, ये आपका है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो कि क्या है? हैप्लॉइड है, और ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल है, आप पता है ना मेल का। और ये है आपका मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी हैप्लॉइड है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों स्पोर डिवीजन करके प्रोथैलस बनाएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोथैलस। और ये कंडीशन ध्यान रखना, ये उसी प्लांट के उस लीफलेट पर हो रही है, उसी लीफलेट पर हो रही है, मतलब उसी पत्तियों पर हो रही हैं, जिसको आप स्पोरोफिल कह रहे थे। ये जब दोबारा प्रोथैलस बनाएंगे माइटोसिस करके, तो एक प्रोथैलस तो इनका बनेगा। तो ये जो प्रोथैलस बना, ये होगा आपका मेल प्रोथैलस। इनका भी तो एक ऐसा प्रोथैलस बनेगा, जिन पर आर्चिगोनियम अभी बनाऊंगा, जिसको आप बोलोगे फीमेल प्रोथैलस। एक पर तो आपका क्या एंथ्रीडियम बैठा होगा कुछ इस तरीके से, और इन पर क्या होगा? आर्चिगोनियम। अभी बताया था वहाँ पे, यहाँ पर एग होगा आर्चिगोनियम। तो ये आर्चिगोनियम या एंथ्रीडियम, ये अपने एंथीरोजॉइड्स निकालेगा, और ये अपने एग निकालेगी, मतलब निकालेगी नहीं, इनके एंथीरोजॉइड्स मूव करते हुए जाएंगे कहाँ? इनके पास। ठीक है, कहाँ पे? आर्चिगोनियम के माउथ के पास। फिर होगा क्या? इनका रिप्रोडक्शन होगा। ये इनके एंथीरोजॉइड्स फीमेल प्रोथैलस के आर्चिगोनियम के माउथ के पास जाएंगे। ठीक है, और ये आप फर्टिलाइजेशन वगैरह करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका बनेगा क्या? जाइगोट। ये होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा क्या? जाइगोट। और ये है कौन सा? किसका प्रोथैलस है? ये फीमेल वाला प्रोथैलस है। यही क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट कह लो, या फिर प्रोथैलस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये बना क्या? क्या ये जाइगोट बन गया? ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बाद में धीरे धीरे क्या बनाएगा? अब ये एम्ब्रियो बनाएगा। ये हो कहाँ रहा है? ये आपके उसी फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में हो रहा है। यही बाद में क्या धीरे धीरे क्या बनाएगा? जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जो आपका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर था, इसी में आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। तो यही ये चीज़ कही जाती है। ये आपका प्रोथैलस था, ये आपका प्रोथैलस था अभी भी। तो ये क्या है? अब ध्यान से देखना कि ये प्रोथैलस है कहाँ, ये गैमीटोफाइट आखिर है कहाँ पर। ये आखिर गैमीटोफाइट उस प्लांट के ऊपर ही तो है। तो ये गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पर कुछ समय के लिए सस्टेन करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो बनने तक के प्रोसेस तक का ये जो हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बता रहा है कि सीड कुछ इसी तरह से बनते हैं। बट यहाँ ध्यान रखना, इसके आगे का स्टेप बहुत नहीं होगा, मतलब सीड वगैरह बनने की प्रोसेस नहीं होगी। ये दोबारा प्लांट में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीड नहीं बनेगा। बट सीड बनाने की तैयारी लगभग हो गई है। कैसे? ये प्रोथैलस ये आपका कहाँ पर था? ये सारी चीज़ें थोड़ा इमेजिन करके ये बना दे रहा हूँ, देखना। ये कहीं ना कहीं आपके उस लीफलेट वाले पर ही तो हो रहा था। ये आपकी वही तो लीफ थी, उसी पर तो ये कहानी हो रही थी। तो ये था क्या? यही तो आपका स्पोरोफाइट था, मतलब मेन प्लांट। इस मेन प्लांट के ऊपर आपका ये क्या था? गैमीटोफाइट था।
जस्ट थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। कि ये मेन प्लांट की लीफ थी, मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर गेमीटोफाइट आपका कुछ समय के लिए सस्टेन कर रहा था, ठीक है। तो ये सस्टेन करने के लिए आपने भी देखा कि रिप्रोडक्शन में जब भी सीड बन रहा था तो सीड बनने के लिए क्या ज़रूरी था, 2 तरीके के, ठीक है। मतलब हेट्रोस्पोरी दर्शाना ज़रूरी था कि एक आपका एग होना चाहिए, दूसरा आपका कोई और होना चाहिए। मतलब यहाँ से आया क्या, एंथीरोजॉइड आया, एंथीरोजॉइड क्या है, डिफरेंट तरह का स्पोर है, और ये आपका डिफरेंट तरह के स्पोर से बना है। तो ये यहाँ पे जब एंटर करेगा तो ये जो जाइगोट बना, ये आपका क्या बना, कहीं ना कहीं सीड बनाने की तैयारी कर रहा था ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि आपका जो हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस क्या दर्शाता है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट दर्शाता है। और ये कौन दर्शाएगा, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब सीड बनाने की तैयारी यहाँ पर हो गई थी। बट ध्यान रखना यहाँ पर सीड अभी बने नहीं थे, ठीक है, सीड नहीं बने थे, लेकिन सीड हैबिट डेवलप हो गई थी, सीड हैबिट डेवलप हो गई थी, ठीक है, लेकिन सीड अभी नहीं बने थे, ठीक है। यहाँ तक क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो थोड़ा सा इसके आगे अभी मैं कराता हूँ, ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कर लो। चले आगे, आ जाओ, थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी थी, लास्ट में आपके वही एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में भी पता है कि टेरिडोफाइट के कुछ क्लासिफिकेशंस थे, हालांकि वो है नहीं एनसीईआरटी में, सिर्फ उसके एग्जाम्पल दिए, तो वो आप एक बार याद कर लो या तो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे सवाल पूछे जाते हैं, लगभग सवाल एग्जाम्पल के बेस पर ही पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही आप समझ लेना, देन आप थोड़ा एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना। तो चलो इनके एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स थोड़ा क्लासिफिकेशन के वे में देखते हैं, मतलब इनके जो क्लासेस वो जो दी गए हैं उनके हिसाब से। इनको तो मैं ऐसे याद रखता था PPLO से, PPLO नहीं, PPLS, ओ नहीं बोलता था, ठीक है। इससे ध्यान क्या आ जाता था, देखना, P से ध्यान क्या आ जाता था, ये आपका आता था टेरिस वाला, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, एक ये क्लास आती थी आपकी टेरोप्सिडा वाली, दूसरी आपकी क्लास आती थी सिलोप्सिडा, एक आपकी ये क्लास आती थी सिलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, और एक आती थी लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में आपका लाइकोपोडियम है, लाइकोप्सिडा। ये जो डा 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 लास्ट में ये सब आ रहा है ना, ये सब क्लासेस है। और ये आपका है स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। इसमें आते कौन कौन से हैं देख लो ज़रा सा। ये चारों आपके कौन से क्लासेस हैं, एक है टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। इससे ध्यान आ जाएगा क्या, टेरोप्सिडा से टेरिस, ये वाले से ही याद आ जाएगा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और एक एक्स्ट्रा याद रख लो एडिएंटम, ठीक है। सिलोप्सिडा में याद रखना है सिलोटम, सिलोटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा में याद रखना है लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, ये दो याद रखना है। स्फेनोप्सिडा में याद रखना है इक्विसिटम, इक्विसिटम। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेके कुछ एक दो बातें हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सजावट के लिए हम यूज़ करते हैं इनको, मतलब ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस,
ठीक है। दूसरा, ये मेडिसिनल प्लांट से काफ़ी अच्छे, ठीक है। संजीवनी बूटी, वो याद रख लेना तो ध्यान आ जाएगा। मेडिसिनल इनका यूज़ है, और साथ ही साथ ये सॉइल बाइंडर्स हैं अच्छे, ये सॉइल बाइंडर्स हैं अच्छे। सॉइल बाइंडर्स आपका वहाँ पर भी था ब्रायोफाइट में भी, पर याद है एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ब्रायोफाइट में डायरेक्ट उन्होंने नहीं लिखा है कि सॉइल बाइंडर्स, प्लांट सक्सेशन ये सब की बात करी है कि प्लांट का धीरे धीरे इवोल्यूशन और ये सब में हेल्प किया था। सॉइल बाइंडर्स की डायरेक्टली बात नहीं की है, बट शुरुआत वहीं हुई थी। आपसे जब कभी पूछा जाए नीट में या कभी भी एग्जाम्स में, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है कि सॉइल बाइंडर्स की बात डायरेक्टली आपके टेरिडोफाइट में कही गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम एंड करते हैं अपना प्रॉपर टेरिडोफाइट हमारे यहाँ पर एंड होता है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करके आना, सारी चीज़ें कवर कर लेना। रीड उसके बाद ही करना, पहले आप नोट्स अच्छे से कर लेना, देन आप रीड करना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने जिम्नोस्पर्म वाले लेक्चर में, और क्वेश्चंस आप लगाते रहो, साथ ही साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।